welcome everyone to the channel of electro4you.in. So, in this series of learning basic statistics, we have already covered few topics. Now, in today's lecture, we are going to see in previous video I have discussed about moments, and in today's lecture I am going to discuss about relations between central moment and any moment. Okay, that is lecture 1.10. So if you have not watched my previous videos of central moment and raw moment, then please check in the description box, link is given there already. Because सेंट्रल मोमेंट और किसी भी फर्दर मोमेंट के बीच में रिलेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल मोमेंट होता क्या है और रॉ मोमेंट क्या होता है, जिसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. जो रिलेशन होता है सेंट्रल मोमेंट और किसी भी मोमेंट के बीच का, वो क्या होता है? इफ़ एम आर इज़ द rth सेंट्रल मोमेंट एंड एम आर डैश इज़ द rth मोमेंट अबाउट एनी नंबर. सेंट्रल मोमेंट होता क्या? देखिए, सेंट्रल मोमेंट जो होता है वो दिया जाता है म्यू आर से रिप्रेजेंट होता है और इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला 1/n समेशन ऑफ 1 to n fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, डैट इज़ अर्थमेटिक मीन टू द पावर r. यही होता है हमारा मोमेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए, किसी भी वेरिएबल के लिए. और जब हम लोग ज़ीरो यहाँ पुट करते हैं तो वो रॉ मोमेंट बन जाता है और वो कांस्टेंट के लिए हो जाता है. ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देखे थे. यहाँ पे हम लोग रिलेशन देखेंगे, दो मोमेंट के बीच का रिलेशन क्या होता है. जैसे म्यू आर है ना, तो r1 r2 ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे. कि जो रिलेशन होता है डैट इज़ गिवन बाय m2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे म्यू लिए थे, यहाँ पे हम लोग m से कंसिडर कर रहे हैं इसको. तो mr जो है वो rth सेंट्रल मोमेंट है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, और mr डैश जो है वो rth मोमेंट है, मतलब उसका नेक्स्ट वाला होगा. तो m2 और m1 के बीच का जो रिलेशन होगा वो होगा m2 इज इक्वल टू m2 डैश माइनस m1 डैश का होल स्क्वायर. अब देखिए, ये तो हम लोग देख लिए, ये तो थ्योरी था, बस इसको प्रूफ देखते हैं. चलिए देखते हैं प्रूफ. बहुत ही आसान है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से समझ जाएंगे. देखिए, मोमेंट जो होता है वो क्या मैं अभी बताई तो कि मोमेंट ऐसे लिखा जाता है 1/n समेशन ऑफ एफ आई एक्स 1 to n और एक्स आई माइनस एक्स बार का पावर r. यही तो होता है. तो देखिए, जनरल फॉर्म जो होता है मोमेंट का वो ये होता है. उसको यहाँ पे हम लोग लिखे m2 से डिनोट कर रहे हैं, μ2 के लिए यहाँ पे लिए हैं. ठीक, यहाँ पे r है ना, तो समझिए कि r2 के लिए लिए हैं. तो ये हो गया, और यहाँ पे r की जगह क्या पुट करेंगे 2. सो देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये सब कुछ सेम ही रहेगा. देखिए, एक्स आई माइनस एक्स बार है, एक्स आई माइनस एक्स बार है. ठीक, माइनस ए और प्लस ए, ये जो है इस टर्म को हम लोग खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इससे तो फर्दर कोई चेंज आएगा नहीं. देखिए, माइनस ए और प्लस ए ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा ना. तो इससे तो कोई चेंज आना नहीं है, बट हम लोग को प्रूफ करना ना, तो उसके लिए तो ज़रूरी है इसको करना. तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये कितना हो गया ऐसे, ये देखिए, तो ये हो गया. इसके बाद इसको फर्दर और अगर एक्सपैंड करते हैं तो एक्स आई माइनस एक्स बार ये, और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे बस माइनस कॉम, ये एक्स आई माइनस एक्स बार इसको एक टर्म बना लिया यहाँ पे, और यहाँ पे बस माइनस कॉमन लिया और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, जस्ट सेम ही है. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग. नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो एक्स आई माइनस ए है, इस पूरे टर्म्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार माइनस ए इंटू एक्स आई माइनस ए. और इसको इस तरह से, इस पूरे के बदला ये लिखे हैं, ये हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा सिंप्लीफाई करके. ये जो टर्म है वो देखिए, जैसे इस पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं ना हम लोग, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हुआ माइनस 2ab, तो माइनस 2a ये वाला टर्म, b ये वाला टर्म. तो ये क्या हो गया, पूरा यहाँ से इसका एक्सपैंड कर दिए हैं बस, और कुछ भी नहीं किया है. एक्सपैंड करने के बाद क्या होगा हम लोग देखेंगे. देखिए, ये एक्सपैंड कर दिए, यहाँ तक तो बहुत सिंपल था. अब ये सब जैसे वैसे ही लिखा जाएगा. अब एफ आई को एक एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एफ आई इंटू ये वाला पूरा टर्म, दिस टर्म, तो यहाँ पे लिखा. फिर एफ आई इंटू दिस होल टर्म, तो एफ आई इंटू ये पूरा होल टर्म हुआ.
फिर एफ आई इंटू ये वाला टर्म, तो एफ आई इंटू ये वाला टर्म। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखना है कि समेशन ऑफ एफ आई 1 थ्रू n, ये क्या होता है, ये जो होता है 1 to n तक, ये 1 to n तक, ये कैपिटल N ही तो होता है, ये फ्रिक्वेंसी ही तो होता है, फ्रिक्वेंसी का जो सम होता है वही तो होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे देखिए, तो ये जो हो गया हमारा ये वाला स्टेप के बाद इस पूरे को हम लोग m2 डैश मानेंगे, क्योंकि हमारा m2 क्या था, हमारा m2 ये था एफ एक्स आई माइनस एक्स बार का पावर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे भी तो वही चीज़ आया ना, सेम यही वाला चीज़ आ गया, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई और बस एक्स बार की जगह a हो गया। तो ये पूरा एक नया टर्म आ गया। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग m2 डैश लिखेंगे। ठीक, इसको हम लोग m2 कंसिडर किए थे, तो ये हो गया हमारा m2 डैश माइनस 2, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ये वाला सिमिलरली वैसे उतर जाएगा। इसको देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 to n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जनरली इसको m1 डैश लिख सकते हैं। ठीक, तो m1 डैश हो गया, और ये x और ये वाला जो है टर्म, ये पूरा सॉल्व जब होगा, देखिए ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, कैपिटल N, तो ये n हो जाएगा, तो ये n तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x बार माइनस a का होल स्क्वायर, बस यही बचेगा ना, तो उसी को हम लोग लिख दिए। तो ये जो हमारा सॉल्व होकर आया, ये हमारा पहला इक्वेशन आया, किससे, m2 से, मतलब कि किसी मोमेंट जो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिए थे उसके लिए। अब इस फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स बार माइनस ए है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/n समेशन ऑफ एक्स बार, अर्थमेटिक मीन ही तो होता है, और मीन क्या होता है, मीन क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn/n, यही तो होता है सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रुप के लिए। जब जहाँ फ्रिक्वेंसी दिया हो तो एफ आई एक्स आई प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस Fn xn बाय कैपिटल N, यही तो होता है। तो देखिए एफ आई एक्स आई यहाँ पर लिख लिया इसके जगह पे, ठीक, और देखिए यहाँ पे a है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या, यहाँ पे कैपिटल N और यहाँ पे कैपिटल N अगर लिख के और कट कर दे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/N वैसी है, और इस पूरे का वैल्यू क्या होता है, ये तो हमें पता है n होता है, तो ये कट के सिर्फ यही तो बचेगा, यही वाला टर्म तो बचेगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में फर्दर लिख रहे हैं ताकि m1 डैश, देखिए जैसे m1 डैश था ना, तो m2 डैश तो हम लोग यहाँ पे निकाले थे, तो ये m1 डैश निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये एफ आई एक्स आई हो गया, ये सिमिलरली n कैंसिल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, जैसे ये वाला a बाहर था, कुछ नहीं किया, यहाँ पे a को अंदर कर दिए हैं, और उसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/n अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, एफ आई बचेगा और एक्स आई माइनस ए, तो ये क्या हो गया m1 डैश। ठीक, जिस तरह से हम लोग m2 डैश लिखे थे और m2 डैश का वैल्यू निकाले थे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, हम लोग m2 लिखे थे और ये m2 सिमिलरली वैसा ही निकला था, बस x बार की जगह यहाँ इसके जगह a निकल गया, तो ये क्या हो गया m2 डैश मोमेंट m2 डैश हो गया। और उसी तरह से यहाँ पे m1 डैश लिखा है ना, तो m1 पता रहेगा तब तो m1 डैश निकालेंगे, तो समझिए कि ये m1 का कैलकुलेशन है। ठीक, तो ये कितना निकल गया हमारा m1 डैश इतना निकल गया। अब फ्रॉम 1 से हम लोग क्या देख सकते हैं, 1 मतलब ये वाला जो इक्वेशन आया उससे हम लोग क्या देखेंगे, एक्स बार माइनस ए जो है वो m1 डैश के बराबर है। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्दर इस इक्वेशन को कैसे रीराइट कर सकते हैं, ये m2 था ना, तो इसको रीराइट करने के लिए देखिए m2 डैश माइनस 2, और ये क्या था, x बार माइनस a की जगह क्या निकला m1 डैश, तो m1 डैश इंटू m1 डैश, इसको भी m1 डैश कंसिडर यहाँ पे तो था पहले से ही, प्लस 2m1 होल स्क्वायर। तो ये जो हो गया हमारा m2 यहाँ से आएगा। अब देखिए तो ये कितना हो गया, देखिए ये भी तो ऐसे ही होगा ना, जैसे देखिए m2 डैश माइनस 2m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा m2 डैश माइनस m1 स्क्वायर, यही तो होगा, यही चीज़ तो लिखा है यहाँ पे। तो m2 इक्वल टू m2 डैश माइनस m1 स्क्वायर। तो ये जो है
ये m1 जो है ना ये μ1 है और ये m2 जो है वो μ2 है। तो मतलब हम लोग जो है वो दो मोमेंट के बीच का रिलेशन निकालना सीख गए। सिमिलरली उसी तरह से m3 और m4 के लिए, जैसे m3 है, m3 के लिए निकालने के लिए कहा जाए तो इट मीन्स मोमेंट अबाउट द थर्ड टर्म के लिए, तो वो हो जाएगा m3 डैश माइनस 2 m2 डैश m1 डैश प्लस 2 m1 m टू द पावर 3। ये कैसे निकलेगा वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या देखे थे कि दो जो कोई भी दो मोमेंट होगा उन दोनों के बीच का रिलेशन देखे थे ना, μ1 μ2। अब हम लोग देखेंगे nth टर्म के लिए कैसे निकाल। देखिए तो म्यू जो होता है जनरल टर्म के लिए जो होगा वो होगा म्यू आर, इसको वी एम ही कंसिडर करते हैं, एम आर, क्योंकि एम से हम लोग निकाल रहे हैं तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए एम आर कंसिडर करते हैं। तो ये होगा म्यू आर मतलब मोमेंट अबाउट द rth टर्म प्लस आर सी वन म्यू आर माइनस 1 एक्स बार प्लस आर सी टू म्यू आर माइनस 2 एक्स बार होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर आर। ये जो है ये क्या है, बायनॉमियल एक्सपेंशन है। अभी तो हम लोग सिर्फ दो मोमेंट के बीच का रिलेशन कंसिडर किए थे ना, बट अब जो है हम लोग मोमेंट किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फाइंड करेंगे। जैसे देखिए ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम लोग किसी भी जैसे देखिए अगर मोमेंट अबाउट rth टर्म अगर कह दिया जाए निकालने के लिए, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म या फिर nth टर्म, किसी भी rth टर्म के लिए, तो हम लोग इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे देखिए म्यू आर इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 टर्म के लिए निकालना है तो म्यू आर की जगह 4 हो गया, म्यू 4 प्लस आर सी वन मतलब 4c1 और म्यू आर माइनस 1 इट मीन्स 4 माइनस 1 एक्स बार। ये एक्स यहाँ पे एक्स जो है वो 0 होगा, 1 2 एक्स का पावर यहाँ 1 होगा, 2 और एक्स का पावर n और यहाँ म्यू का पावर जो होगा वो म्यू 0 होगा यहाँ पे। ठीक, तो एक टर्म को बढ़ाएंगे दूसरा टर्म ऑलरेडी घटते जाएगा। ये बायनॉमियल एक्सपेंशन है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4c2 हो गया, म्यू एक्स माइनस 2, 4c3 और 4 है ना, 4 बार बोल रहा है तो 4 टर्म के लिए लेंगे। पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये 0th टर्म, 1 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये हमारा फोर्थ टर्म। ठीक, जितना आर बोलता है ना उससे एक टर्म ज़्यादा होता है। तो अब देखिए ये तो जैसे है वैसे ही हो जाएगा, 4 माइनस 1 तो म्यू 3 एक्स बार, 4c2 म्यू माइनस 2 म्यू 2 और एक्स का पावर स्क्वायर, फिर ये 4 माइनस 3 1 तो म्यू 1 और यहाँ पे 4 माइनस 4 0 इट मीन्स म्यू 0। तो म्यू 0 क्या होगा, ये तो 1 होगा, सिंपली 1 होगा। तो यहाँ पे ये तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा ना, तो और ये बस बचेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए मे बी आपको अगर नहीं पता होगा कि 4c1 को कैसे सॉल्व करते हैं ये वाला वैल्यू को, तो मैं ये भी दिखाती हूँ। ये कुछ नहीं है, ये NCR है। NCR फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई c फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। 4c1 होगा 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस n माइनस r मतलब 4 माइनस 1 होगा ना, तो 3 का फैक्टोरियल, ये 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 3, तो ये क्या हो गया 4 आ गया। सिमिलरली 4c2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस n r दैट इज़ 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया हमारा 6 हो गया, ये वाला टर्म हो गया। तो देखिए ये जो आया वो हमारा होगा म्यू 4 और 4c1 की जगह आएगा 4 और ये तो जैसे वैसे ही हो जाएगा। फिर 4c2 की जगह आएगा 6। अभी हम लोग देखिए कैसे होगा। सिमिलरली 4c3 की जगह पे होगा यहाँ पे 4c3, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो कोई भी टर्म नहीं बचेगा ये वाला, और फिर लास्ट में जो है x का पावर 4 ये वाला बचेगा, क्योंकि ये टर्म तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा और म्यू पावर 0 तो ये तो 1 ही हो जाएगा। सो ये हमारा निकल गया मोमेंट अबाउट दी फोर्थ टर्म। इसी तरह से मोमेंट सिमिलरली इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट मोमेंट फॉर एनी टर्म। जैसे देखिए m3 के लिए m3 डैश माइनस 2 m2 डैश m1 डैश प्लस 2 m1 3, ये आया था ना, m1 का पावर 3 है यहाँ पे, m1 3 नहीं है। तो और m4 के लिए भी हम लोग देखें, तो इस तरह से हम लोग किसी भी वैल्यू के लिए मोमेंट को बहुत ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन आई होप सो कि आपको सेंट्रल मोमेंट और मोमेंट के बीच का रिलेशन जो है वो
क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम लोग किसी भी टर्म के लिए मोमेंट निकालने कहा जाए तो हम लोग बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड फर्दर अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और सॉल्व करेंगे। और मोमेंट में अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल। आई होप सो आपको रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मोमेंट और किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट के बीच का रिलेशन पता चल गया होगा। अब ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर फर्दर फिर भी कोई डाउट या फिर कन्फ्यूज़न है देन यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you for watching my video and meet you in the next video. Till then, thank you, bye bye, and kindly support our channel, like the video and share it among your friends, and subscribe the channel electro4u.in. Thank you very much for watching the video.